आज देश भर में आरक्षण के विरोध में आवाज़ उठ रही है। जंतर मंतर पर हजारों युवाएं उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी आरक्षण की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता इस आरक्षण के विरोध के पक्ष में बोलने से डर रहा है, बच रहा है। देश के पहले एक ऐसे नेता, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पृथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नैनपाल रावत ने आरक्षण के विरोध में, आरक्षण की समीक्षा को लेकर आवाज़ बुलंद की है। आज हमारे साथ मौजूद है नैनपाल रावत, उनसे बात करेंगे। नैनपाल जी, आपका स्वागत है। और एक मात्र आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरक्षण को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है, उन युवाओं के साथ आप खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। मैं ना केवल उन युवाओं के साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस देश की आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो संतानें आएंगी, मैं उनके लिए भी। और ये देश के युवा जो आज यूजीसी रोलबैक और आरक्षण को जो है ना जाति के आधार पर ना रख करके आर्थिक आधार पर आरक्षण रखा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब नाजायज़ फ़ायदा इसका उठा रहे हैं, जो आज संपन्न हैं। ऑफिसरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे, इंजीनियरों के बच्चे, कर्मचारियों के बच्चे, चाहे वो पुलिस में है चाहे अन्य जगह पे हैं, उनके बच्चों को भी आज इनका आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जबकि मैं समझता हूँ कि जब किसी को एक सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके घर से आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए, उससे अगली पीढ़ी का नंबर आए, और जिस समाज को इसका बेनिफिट मिल रहा है उसकी भी टोटल बिरादरी को इसका बेनिफिट मिल रहा, केवल कुछ ही लोगों को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यूजीसी रोलबैक और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसी मुद्दों को लेकर के आज देश के युवा, चाहे वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कोई चंडीगढ़ जा रहे हैं, या कोई और अपने जो ना स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये चिंगारी उठ गई है, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि इस देश को अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और अच्छे टीचर की ज़रूरत है, जो इस आरक्षण की वजह से नहीं पहुंच पाते, जो काबिल लोग नहीं पहुंच पाते और जिनके नंबर कम हैं, वो कैसे तो इस देश को चलाएंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस देश खोखला हो जाएगा, इस देश में काबिल बच्चा नहीं रहेगा। इसलिए आरक्षण इस युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नासूर है और युवाओं में दीवार डालने का जो ये काम कर रहा है, इस ऐसी बीमारी को जितना जल्द से जल्द हो ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि ये देश तरक्की कर सके, देश आगे बढ़ सके। एक सवाल और, दिल्ली पुलिस जो है वहाँ जो धरना स्थल जंतर मंतर पर, ना तो युवाओं को पहुँचने दे रही है, ना वहाँ, क्योंकि मीडिया तो वहाँ नहीं पहुँच रही, लेकिन सोशल मीडिया के जो पत्रकार वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी नहीं पहुँचने दे रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, इस सब चीज़ों को सरकारें हैंडल करती हैं, और सरकार चाहे किसी की भी हो। आपको याद होगा कि वीपी सिंह जी की सरकार जो मंडल कमंडल के चक्कर में चली गई, सरकारों को ये सोचना चाहिए कि अब देश का युवा जग चुका है, चाहे उसमें जैन जी है चाहे कोई और है, और विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, मैं तो यही कहूँगा। मैं भी बीजेपी का भरसक सपोर्टर रहा हूँ, 2 बार बीजेपी से चुनाव लड़ा हूँ, आगे भी हो सकता है मैं बीजेपी से लड़ूं अगर ये लड़ने लायक रही तो, क्योंकि हम भी इस पार्टी को देशभक्तों की पार्टी मानते थे। और आज जिस डर्रे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, मैं समझता हूं कि ये अपने अंत की तरफ जा रही है। देशभक्ति की बातें करने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले, किस प्रकार से भारत माँ के और भारत माँ के लालों के टुकड़े करने पर लगे हैं। ये देश है, जब ये बदलता है तो फिर ये बदल ही देता है। पहले वाले भी इस देश के युवाओं ने बदले, इस देश के लोगों ने बदले, किसानों ने बदले, इनको भी ये लोग बदल देंगे। तो मैं बेशक छोटी मोटी पॉलिटिक्स करता हूँ, एक चुनाव मैंने जीता भी है विधायक का, 3-4 चुनाव लड़े हैं। राजनीति के कारण, वोट के कारण हम अपने देश को बेचें, ये कम से कम मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता। बाकी किसी की गरिमा की बात है, कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं, और असली देश प्रेमी वही होगा जो आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, आरक्षण को हटाने की बात करेगा, यूजीसी रोलबैक, यूजीसी के कानून जो अमेंडमेंट हुआ उसको वापस लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी में बच्चे महफूज रहेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं
तो क्या वो बच्चे वहाँ जात पात पूछने जाते हैं? क्या वो कोई अपना राशन कार्ड लेके जाते हैं? क्या अपनी आइडेंटिटी लेके जाते हैं? किसी को क्या पता कौन एससी है, कौन बीसी है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन राजपूत है? वहाँ तो बच्चे केवल पढ़ने जाते हैं। और ऐसा कानून बनाना कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, टीचर पे भी जो ना केस बने, तुरंत उसको रेस्ट्री केस हो, तो इसका मतलब तो स्वर्ण कास्ट के बच्चे फिर कहीं पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना नौकरी में जा पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं इसका भरपूर विरोध करता हूँ। एक सवाल और आपसे, इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, और उसमें उस जैसी अजीत दीपके जो उसका लीड कर रहा था, उसको परमिशन लेटर एयरपोर्ट पर जाके मिल जाता है। और ये विडंबना की बात है कि जो ये छात्र आज आरक्षण आंदोलन की बात कर रहे हैं, इनको आज तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वो प्रायोजित हो सकता है, और मैं कहने में डरता नहीं हूँ। कौन देती है? दिल्ली पुलिस को कौन कहेगा? सरकार कहेगी कि इसको दे दो। अब दिल्ली पुलिस को कौन कह रहा है कि इनको परमिशन मत दो? सरकार कहेगी। तो मैंने भी कहा विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। देश के बहुत सारे युवा जो स्वर्ण कास्ट हैं, जिनके माँ बाप उन पर बहुत पैसा लगाते हैं, उसको तैयार करते हैं आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, यूपीएससी करने के लिए, एचपीएससी करने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, आईआईटी कराने के लिए, और जब रिजर्वेशन की वजह से उसकी पोजीशन नहीं पड़ पाती तो वो इतना हताश हो जाता है कि हजारों बच्चे सुसाइड कर जाते हैं सालाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी से और अब के युवाओं से अगर हम इतना भेदभाव में लगें, तो इस 80 साल के आज़ादी दिवस को मनाने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। 80 साल के आज़ादी तक आखिर इसका कहीं तो एंड आएगा। अब सब लोग सबल हो गए, सब समानता से जी रहे हैं। जिस एक हर चीज़, जैसे अगर कोई एससी किसी थाली में खा रहा तो हम भी उसी में खा रहे हैं। स्वर्ण कास्ट और एससी का और बीसी का कहीं मामला रह नहीं गया है। इसलिए हमें ये रिजर्वेशन था किस लिए कि गरीब आदमी जो एससी है, बीसी है, एसटी है, उसको समानता में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। 80 साल तक का समय दे दिया, आखिर ये मुख्य धारा का मामला कहीं तो रुकेगा, कहीं तो इन स्वर्ण कास्ट के युवाओं को भी जगह मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये स्वर्ण कास्ट के बच्चों के साथ घोर अन्याय है। ये दोनों कानून यूजीसी में अमेंडमेंट हो और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन रहे, आर्थिक आधार पर ही इसका जो ना रिजर्वेशन मंजूर होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, मैंने अपनी फेसबुक के माध्यम से अपील की है, और मैंने एक वीडियो डाली हुई है पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने बड़े बेबाक खड़े होकर सदन में कहा है कि सबको दे दो आर्थिक आधार पर, क्योंकि सब अपने अपने, और रिजर्वेशन के साथ एमपी जा रहे हैं, रिजर्वेशन से एमएलए जा रहे हैं, पार्षद जा रहे हैं, राजनीति में जगह मिल रही है और पंचायतों में जगह मिल रही है। कम से कम इंजीनियर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, आईआईटी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, अरे कम से कम उन पे तो रहम कर दो, उन बच्चों पे। वहाँ तो कम से कम खोखले बच्चों को मत भरो, वहाँ ऐसे बच्चों को लेके जाओ जो इस देश को चला सके, देश को आगे बढ़ा सके। एक बात और, एक नैरेटिव गढ़ा गया है सवर्ण जाति का मनोबल गिराने के लिए कि देश में सिर्फ सवर्ण जाति 15% है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अगर देश में स्वर्ण कास्ट 15% रह गई है तो मैं समझता हूं कि टोटल रिजर्वेशन फिर तो स्वर्ण कास्ट को दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो अल्पमत में आ गए हैं, अल्पसंख्यक में आ गए, 15% रह गए। तो भाई 85% मैं नहीं समझता कौन सी कास्ट हैं, तो उनको भी। और जब मैं करूँ 15 हो या 5 हो, मैं किसी की परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इस देश का हर व्यक्ति केवल इंडियन हो, भारतीय हो, जाति का नाम ही खत्म हो, और आर्थिक आधार पर उसको जो ना रिजर्वेशन दिया जाए। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, जाति की बात ही नहीं होगी। कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन बीसी है। तो जब 15%, 20%, 5% की बात आ गई, 100% देश इंडियन हो गया, भारतीय हो गया, बात खत्म। जाति की बात ही क्या है। एक आखिरी सवाल आपसे, राजनीतिक व्यक्ति जो भी कोई बात करता है अपने नफ़ा नुकसान की बात पहले सोचता है, चाहे राजनीतिक दल हों। अब यही आरक्षण की बात विरोध की बात हुई तो कोई भी राजनीतिक दल सब चुप्पी साध गए। तो आपको 1% भी ऐसा मन में भय नहीं हुआ कि मैं इस पे बोलने से बचूं? देखिए, कोई भी सत्ता, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी बनते हैं,
वो इस देश के सिस्टम को सुधारने के लिए बनते हैं। केवल अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए देश को बलि चढ़ाना, और देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आप 2 साल, 10 साल, 5 साल राज तो कर जाओगे, आज भी वीपी सिंह का नाम काले अक्षरों में लिखा हुआ है इस भारत देश के अंदर। अगर किसी को ऐसे ही नाम लिखवाना अपना और यही इतिहास बनाना है तो भाई उनकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने ज़मीर को ज़िंदा रखे इस देश के प्रति, और मैं समझता हूँ जो देश की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग इंडियन हैं, कोई किसी की जाति ही नहीं है। आप देखो जाके दूसरे कंट्रियों में, वहाँ तो वो सब कोई कहता है जी मैं तो जो ना केवल दुबई वासी हूँ, मैं तो केवल स्विट्ज़रलैंड वासी हूँ, तो यूरोप वासी हूँ, वहाँ कोई ऐसी जाति ही नहीं है। तो इसलिए इस जाति को आगे लाना, जातिवाद को बढ़ाना, ये देश हित में नहीं है। इसलिए मुझे इसकी विडंबना है। नुकसान नफ़ा करने वाले तो परमपिता परमात्मा हैं, वो भी बहुत नुकसान नफ़ा करते थे जो पहले चले गए, और आज ये नुकसान नफ़ा करेंगे तो ये भी चले जाएंगे। अमर कोई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कम से कम बोझ लेकर के जीना, छुप करके जीना, दब करके जीना, ये मैंने कम से कम नहीं सीखा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पूर्व विधायक नैनपाल रावत। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि वो आरक्षण के विरोध में खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। वो किसी नफ़ा नुकसान की परवाह किए बगैर, वो एक न्याय संगत बात है उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कभी भी जीवन में गलत बात के साथ समझौता नहीं किया। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, आपके साथ किसी अन्य राजनीतिक हस्ती के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, विचार उनके जानेंगे, वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।